हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल और क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एलटी मेंस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जिस प्रश्न को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकारी है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से होता है। 73वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स वो कब आया था? 1992 में। और इसी के द्वारा जो है पहली बार 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 1992 से ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ होता है। तो 73वां संविधान संशोधन बहुत मायने में महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो प्रश्न यही पूछा है कि 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसी को हमको आज की इस क्लास में डिस्कस करना है। तो इस प्रश्न को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो फ्रेंड्स, एलटी मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग टेक्निक, आप अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं, क्या तरीका होगा। दीर्घ उत्तरी का प्रश्न हमने लिया है जिसके लिए कुल अंक 12 निर्धारित हैं, यानी दीर्घ उत्तरी का मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होता है और समय 9 मिनट रखा गया है। और अधिकतम जो है इस क्वेश्चन को लिखने की जो सब सीमा है वो 200 शब्दों में इस क्वेश्चन को हमको लिखना है। ठीक है। प्रश्न है फ्रेंड्स कि 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उसकी विशेषताएं क्या है यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम भूमिका शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ लिखा है भूमिका, तो भूमिका जो है वो हम बहुत छोटा ही रखेंगे, संक्षिप्त ही आपको बताया गया था। तो देखिए भूमिका में क्या लिखा गया है कि ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। बहुत छोटे शब्दों में भूमिका को लिख दिया गया है। और फ्रेंड्स उत्तर लिखिएगा तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ देखेंगे आप नीले रंग से लिखा गया है उसको आप परीक्षा में इतना समय तो रहेगा नहीं कि आप कई तरह के पेन को प्रयोग कर सकें, तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ये हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक। अब इसकी विशेषताएं जो कि मेन क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम प्रमुख विशेषताओं में आते हैं। तो सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं संवैधानिक दर्जा। तो 73वें संविधान संशोधन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसके द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके पहले संविधान में कहीं भी जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन नहीं था। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में कहा गया था कि राज्य जो है वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करेगा। गांधी जी का यह सपना भी था, लेकिन इसको संविधान में कहीं जो है कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। तो सबसे पहले 1992 में ही 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ऊपर लिखा गया कि इसको जो है संविधान में स्थान दिया गया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संविधान में कहाँ स्थान दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को? तो अगर भाग की बात करें संविधान की भाग 9 में, अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है। तो ये इसकी पहली विशेषता है 73वें संविधान संशोधन की कि इसके द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा विशेषता है कि त्रिस्तरीय संरचना। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जिस पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है ग्राम पंचायतों में वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत है और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। कहने का मतलब ये कि इस संशोधन द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना की गई है। तो वही लिखा है त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत खंड स्तर पर एवं जिला पंचायत जिला स्तर पर की इसकी व्यवस्था की गई है। तीसरा फ्रेंड्स ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारभूत इकाई। फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन की जो अगली विशेषता है वो ये है कि इस संशोधन के द्वारा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक तरह से
ग्राम सभा स्तर पर हमको थोड़ी बहुत दिखाई देती है, क्योंकि ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर जो काम करता है, जो निचली इकाई है पंचायती राज व्यवस्था की, इसमें आप देखेंगे कि ग्राम स्तर पर जो है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहीं ना कहीं झलक दिखाई देगी, क्योंकि पूरे ग्रामवासी जो है वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं और ये मिलकर के अपने जो है प्रधान का चुनाव करते हैं, जो कि उस गांव के लिए शासन व्यवस्था संचालित करता है, वहां की छोटी मोटी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करता है। जनता भी इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो वही यहाँ लिखा गया है कि ग्राम सभा जो है वो ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है, जिसकी स्थापना जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अगला है फ्रेंड्स आरक्षण की व्यवस्था। देखिए लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं के लिए कम से कम जो है 1/3 आरक्षण है, 1/3 आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन की एक विशेषता है फ्रेंड्स कि इसमें एससी के लिए, एसटी के लिए यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ पंचायतों में महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित हैं। ये जो है इस 73वें संविधान संशोधन की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ एससी एसटी के लिए सीटों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित हैं। कुछ राज्यों में जो है ये महिलाओं के लिए 50% की भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगला है फ्रेंड्स नियमित चुनाव। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जिस व्यवस्था को स्थापित किया गया है उसमें जो है नियमित रूप से चुनाव की व्यवस्था की गई है और ये नियमित चुनाव हर 5 साल में होते हैं, यानी प्रत्येक 5 साल में जो है वो नया प्रधान चुना जाएगा, नया ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा, नया जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो इनका चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, यानी कि एक व्यक्ति जब चुना जाएगा, एक ग्राम सभा का जब गठन होगा तो 5 साल के लिए रहेगा, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। तो इसके नियमित चुनाव होते हैं, ये इसकी विशेषता है। अगला फ्रेंड्स कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना तो की गई है, साथ ही साथ पंचायती चुनाव कराने के लिए, पंचायतों के चुनाव का सफल संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 243 के में ये व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग का ही दायित्व होता है फ्रेंड्स वो पंचायतों का चुनाव कराना। तो अगर आपसे प्रश्न सीधा भी पूछ सकता है कि पंचायती चुनाव जो है कौन कराता है, तो पंचायती चुनाव कराने का दायित्व जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर नहीं है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर है। इसकी स्थापना जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही की गई है, तो ये इसकी एक विशेषता है। अगला है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना। पंचायतों को वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की सिफारिश हेतु जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 243 आई में इसकी व्यवस्था की गई है। इसका काम होता है कि भाई पंचायतों को कैसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस संबंध में सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग। और इसकी भी स्थापना की व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है। राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा और यह राज्य वित्त आयोग जो है राज्य सरकार और पंचायतों के बीच किस अनुपात में पैसों का बंटवारा हो, पंचायतों की वित्तीय स्थिति किस तरह से सुदृढ़ हो, इसके संबंध में ये सिफारिश करता है। ठीक है, और 8वां और अंतिम लिखा गया है फ्रेंड्स विकास कार्य। संविधान की 11वीं अनुसूची में जहां पंचायती राज व्यवस्थाओं की व्यवस्था है वहां पर 29 विषय जो है पंचायतों को सौंपे गए हैं। इन 29 विषयों के संबंध में प्रशासन करने, कानून बनाने का अधिकार इनको दिया गया है और इसके माध्यम से जो है इसमें जो विषय निहित किए गए हैं उसके माध्यम से ये अपने गांव के, क्षेत्र के, जिले के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। यह व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है। यानी कि 73वें संविधान संशोधन की एक विशेषता ये है कि इसके द्वारा पंचायतों को अपना विकास करने के लिए विषय निर्धारित कर दिए गए हैं कि इन विषयों पर आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो निष्कर्ष बहुत छोटा और संतुलित रहेगा। देखिए यहाँ लिखा गया है कि यह संशोधन विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है तथा लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से, शासन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से, शासन में जनता की भागीदारी करने के उद्देश्य से ही यह पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। विकेंद्रीकरण का मतलब पहले सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी थी, अब जो है सत्ता जो है राज्य सरकार और पंचायतों के मध्य भी बट गई है। तो सत्ता का एक तरह से विकेंद्रीकरण हुआ, जन भागीदारी हुआ,
पहले विधायक और सांसद ही चुने जाते थे तो लोगों की भागीदारी राजनीति में कम हो पाती थी। अब जो है जब हर गांव में प्रधान हो रहा है, हर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख हो रहा है, जिले में जो है जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष हो रहे हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में जनता की भागीदारी राजनीति में हो रही है। तो जन भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है, इससे स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल रहा है और वास्तव में लोकतंत्र जो है जमीनी स्तर पर मजबूत हो रहा है। तो वही निष्कर्ष में यहाँ दिखाया गया है। तो यह था फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। एक बार पूरे प्रश्न को और उसके उत्तर को हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहां दिया है प्रश्न की 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर में पहला हेडिंग डाला गया है भूमिका। लिखा गया है कि ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद डाला गया है प्रमुख विशेषताएं जो कि मेन प्रश्न है। पहला विशेषता है संवैधानिक दर्जा। संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता है त्रिस्तरीय संरचना। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना 3 स्तरों पर है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम करती है, क्षेत्र पंचायत खंड स्तर पर काम करती है और जिला पंचायत जो है जिला स्तर पर काम करती है। तीसरा है ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। चौथा है आरक्षण की व्यवस्था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 1/3 जो है स्थान जो है पंचायतों में आरक्षित हैं। पांचवा है नियमित चुनाव, इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव अनिवार्य होते हैं। छठा है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। पंचायत चुनाव को संचालित करने के लिए अनुच्छेद 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। अगला है राज्य वित्त आयोग की स्थापना। पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ करने हेतु इसकी सिफारिश के लिए अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और अगला है विकास कार्य। 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं, जिस पर जो है कानून बना करके क्षेत्र का, ग्राम का और जिले का विकास करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। और अंतिम में निष्कर्ष लिखा गया है कि यह संशोधन विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है तथा लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हम हर प्रश्न में आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि उस टॉपिक से अन्य कितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को तो हम नहीं करा पाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन बता दिया जा रहा है कि ताकि आप समझते रहिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस तो अभी बता दिया गया आपको। दूसरा है क्या पंचायती राज वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने में सफल रहा। विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन को भी हम कराने का प्रयास हो सकता है अगले वाले में ही कर दें। ठीक है, आप इसको भी देख रहिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय जो संरचना है इसका वर्णन कीजिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की समस्याओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था जो स्थापित की गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें क्या क्या समस्याएं वर्तमान समय में आ रही हैं, इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका का वर्णन कीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण के विकास में किस तरह से योगदान दिया है, इसको आपको बताना है। छठवां है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। ये छोटे क्वेश्चन में, यानी कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी एवं उसका महत्व स्पष्ट कीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, क्या व्यवस्थाएं की गई संविधान में और उसका क्या महत्व है, इसको आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से स्पष्ट करना है। तो यह था फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। इस क्लास के माध्यम से फ्रेंड्स इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास किया गया है। आपको इसकी जो बारीकियां हैं वो भी आपको बता दिया गया है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, जैसा मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, आप ऐसा ही लिखें। आप इससे भी बेटर अगर सोच सकते हैं, इससे भी बेटर कर सकते हैं। 9 मिनट के अंदर 200 शब्दों में अगर आपको इससे भी अच्छा लिख सकते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये तो केवल एक मॉडल के प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि इस तरह से आप लिखेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप इसको भी लिख सकते हैं और अगर इससे बेटर सोच सकते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ इस क्लास के माध्यम से आपको बताने और समझाने का प्रयास किया गया है
वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए।